फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर क्लास 10th का फिजिक्स का हम लोग करने वाले हैं। क्लास 10th का फिजिक्स का जो आखिरी लेक्चर था वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम से रिलेटेड था, ठीक है। तो उसके बाद जो अब आगे का जो टॉपिक आता है वो है हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10 बोर्ड के पर्सपेक्टिव से और क्लास 10th में फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ, ठीक। तो ओम्स लॉ को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन ओम्स लॉ को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बात जो आपको पता होना चाहिए मैं उसको पहले करना चाहता हूं, ठीक। तो आपको मैं यही बोलूंगा, कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाए और आराम से आप अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहे, ठीक। तो पहला हेडिंग जो आज का टॉपिक का मेरा है, मेन टॉपिक मेरा रहेगा ओम्स लॉ, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ छोटा बात हमको पता होना चाहिए, तो हम उसको पहले पढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहला चीज हमको पढ़ना है कि ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, ठीक, और नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, ठीक। मेरा क्या टॉपिक है? मेरा टॉपिक क्या है कि ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। मैं पहले आपको अपने तरीका से समझा देता हूं साधारण शब्द में। ओमिक कंडक्टर, एक कंडक्टर वर्ड दिख रहा है। कंडक्टर वर्ड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को होने देता है अपने थ्रू, ठीक। तो उसको कंडक्टर बोलते हैं। रही बात ओमिक कंडक्टर की, तो ओमिक कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जो कि ओम्स, ये जो ओम वर्ड दिख रहा है ना, OHM, ओम्स, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसको हम लोग बोल देते हैं ओमिक कंडक्टर। वर्ड फिर आगे आता है नॉन ओमिक, तो इसका मतलब क्लियर हो गया होगा कि सर ऐसा कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसे डेफिनेशन में लिख रहा हूं, ए कंडक्टर which follows Ohm's law is called ohmic conductor, ohmic conductor। जैसे इसका एग्जांपल हो गया सर, इसका एग्जांपल हो गया सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, एक्सेट्रा, मेटल वगैरह जो होता है, ये सब क्या होता है? ओमिक कंडक्टर के कैटेगरी में आता है। अच्छा, अब रही बात नॉन ओमिक कंडक्टर की, तो आपको समझ में आ गया कि सर ओमिक कंडक्टर का मतलब ऐसा कंडक्टर होता है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोल दिए। जैसे एग्जांपल में सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेटल वगैरह जो होता है वो ओमिक कंडक्टर होता है। हर नहीं, कुछ कुछ जगह, हर जगह एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन अभी हमको 10th लेवल में दिमाग में नहीं रखना है, ठीक। आगे नॉन ओमिक कंडक्टर, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि सर एक कंडक्टर which does not follow, a conductor which does not follow Ohm's law is called what? Non-ohmic conductor, non-ohmic conductor। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया सर? एग्जाम्पल इसका हो गया आपको सिलिकॉन, वाटर को हम लोग H2O लिखते हैं, वाटर हो गया, सिलिकॉन हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं फिलामेंट बल्ब, जो फिलामेंट बल्ब होता है रोशनी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, फिलामेंट बल्ब, एक्सेट्रा। ये सब क्या हो गया? ये सब आपको और कुछ सेमीकंडक्टर वगैरह हो गया, डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, ये सब चीज क्या होता है? नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। तो एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो मैं आपके लिए लिखाया हूं यहां पर। मैं आपको क्या बोला? ऐसा कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करे। अभी ओम्स लॉ क्या होता है हमको नहीं पता,
लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम लोग बोल देते हैं ओमिक कंडक्टर, और ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक, जैसे आपके सामने में एग्जांपल दिया हुआ सिलिकॉन वाटर हो गया, फिलामेंट बल्ब हो गया, या ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल दिया हुआ सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक, ये सब बात था डेफिनेशन का। हमको इससे क्या पॉइंट लेना है ये बात समझिए। हमको एक बात समझ में आ गया कि सर दुनिया का हर एक कंडक्टर, सुनिएगा ध्यान से, दुनिया का हर एक कंडक्टर ओम्स लॉ नहीं फॉलो करता है। कुछ कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, कुछ नहीं करता है, या साधारण शब्द में बोलेंगे कि हर एक चीज ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। कुछ ओम्स लॉ को फॉलो करता है, कुछ नहीं करता है। ठीक, तो ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर एवरी कंडक्टर। एक बात क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो अगर हम यहां से नोट डाल के एक बात लिखे क्या कि सर ओम्स लॉ क्या होता अभी नहीं पढ़े, बस ये बात जान रहे हैं। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर एवरी कंडक्टर। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर एवरी कंडक्टर। समझ में आ गया बात कि सर अभी इतना जो बात लिखे इसमें बस छोटा सा बात ये याद रखना है क्या कि सर ओम्स लॉ हर एक कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता है। तो सर ओम्स लॉ जिस कंडक्टर के लिए वैलिड होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ओमिक कंडक्टर, और ओम्स लॉ जिस कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता है उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल वगैरह आपके लिए लिखा हुआ है। तो मैं आपको यही चाहूंगा कि प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। होप सो आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए ये हमको आ गया कि ओमिक कंडक्टर क्या होता है और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। और एक बात आज हम सीख लिए कि ओम्स लॉ जो होता है हर एक कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता है, कुछ कंडक्टर के लिए वैलिड होता है, कुछ के लिए नहीं होता है। क्लियर है बात। अब मेन टॉपिक है मेरा कि ओम्स लॉ होता है क्या। ठीक, तो मैं अब हेडिंग लिखता हूं ओम्स लॉ। ठीक, अब ओम्स लॉ मेरा मेन टॉपिक है, तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं क्या कि ओम्स लॉ। ओम्स लॉ समझेंगे बड़ा प्यार से। आपको पहले मैं ओम्स लॉ बताने से पहले छोटा सा एक कहानी है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आपको। क्या कि आप बचपन में देखे होंगे एक टॉर्च देखे होंगे जो बैटरी से जलता है, वो टॉर्च देखे होंगे सभी आदमी, सब आदमी अपने बचपन में बैटरी से जलता हुआ टॉर्च देखे होंगे। तो आप देखते हैं कि जब टॉर्च नया रहता है, जब उसमें बैटरी नया, प्लीज ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जब टॉर्च नया रहता है, जब उसमें बैटरी नया रहता है तो टॉर्च का रोशनी भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जब रेगुलर यूज होने के बाद एक समय के बाद जाके टॉर्च का क्या होता है, रोशनी घटना शुरू हो जाता है। तो हम लोग अपना शुद्ध भाषा में क्या बोलता है, वो लगता है कि बैटरी ये खत्म हो गया है, ताकि ना टॉर्च का रोशनी नहीं उतना बढ़िया आ रहा है, लग रहा है बैटरी खत्म हो गया। ये हम लोग अपना टर्म में बात करते हैं। लेकिन आपको फिजिक्स के टर्म में समझना है क्या हो रहा है वहां पर। देखिए, जब आपका बैटरी का एफिशिएंसी कम होता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि रोशनी कम आ रहा है। ये बात अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि बैटरी के टर्मिनल के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, जिसके वजह से करंट फ्लो करता है। हम क्या बोले, बैटरी के टर्मिनल से, ये बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। और वो करंट जो फ्लो करता है वो करंट मदद करता है क्या कि बल्ब को ग्लो करने में। अब जब बैटरी का एफिशिएंसी कम होगा सर, तो इसके टर्मिनल के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो फ्लो ऑफ करंट का भी एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो करंट जब फ्लो कम हो जाएगा तो इस वजह से क्या होता है, ब्राइटनेस घट जाता है। तो यहां से अगर हम कुछ मुद्दा निकाल पा रहे हैं तो हम एक बात समझ गए सर कि सर पोटेंशियल डिफरेंस अगर टर्मिनल, बैटरी का टर्मिनल के अराउंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है तो करंट भी घट रहा है, ब्राइटनेस घट रहा है, इसका मतलब क्या, करंट भी घट रहा है सर। अच्छा, अगर हम नया बैटरी तुरंत आके फिर से लगा देंगे तो आपने सर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट बढ़ेगा, तो बैटरी का बल्ब का ब्राइटनेस भी बढ़ेगा। तो एक बात क्लियर हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस के घटाने से करंट घटता है और पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से करंट बढ़ता है। यही है ओम्स लॉ। समझ में आ गया बात। एकदम प्यारा सा टॉर्च तो आप देखे ही होंगे बचपन में, जो टॉर्च होता है बैटरी वाला। ठीक, तो वहां से हम एक बात निकाले क्या कि सर पोटेंशियल डिफरेंस घटाने से
करंट बढ़ता है और पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस घटाने से करंट घटता है और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ता है। ठीक, इसी बात को ओम्स लॉ बोला जाता है। तो ओम्स भाई साहब एक साइंटिस्ट थे, इसी ने ये सब बात को निकाला, यहां से निकाल के अपना एक थ्योरेटिकल पॉइंट दिया और इस वजह से हम उसको ओम्स लॉ बोलते हैं। तो लिखते हैं, तो लिखेंगे वही बात, क्या समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे तो करंट घटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट घटेगा। इसका मतलब अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बोले इसको तो हम बोलेंगे क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं दी करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference across its ends, provided the temperature and other physical conditions of conductor remain same, या फिर हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं मैं क्या लिखाया। मैं लिखाया हूं द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इन। उस कंडक्टर के इंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट, प्रोवाइडेड, कंडीशन ये लिखना जरूरी है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर, अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम या फिर कांस्टेंट। तो पहले आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसका आगे एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, आप। तो होप सो आपने लिख लिया होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। हम क्या बताएं, आप हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर दो रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक के बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ेगा, एक के घटाने से दूसरा भी घटेगा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन। समझिएगा फिजिकल कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं। जैसे आपका फिजिकल कंडीशन, जैसे मान लीजिए आप लेंथ ले लीजिएगा, कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लीजिएगा, या फिर आप ले लीजिएगा मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो ये सब चीज भी कंडक्टर का हमको फिक्स रखना पड़ता है। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। शर्त एक है कि आपका टेम्परेचर और कुछ फिजिकल कंडीशन, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए बता दिए कि कुछ फिजिकल कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा या फिर सेम करेगा। तो उसी परिभाषा को हम लोग बोल देते हैं दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। ठीक, अब ओम्स लॉ को समझते हैं मैथमेटिकली, इसका मतलब क्या है समझिएगा। मैथमेटिकली इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम एक करंट को मान लिए, हम I मान लिए, करंट को हम मान लिए I, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मान लिए हम लोग V,
ठीक है, आपको पता है कि पोटेंशियल नाम का कोई चीज नहीं होता, हमेशा फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया। क्लियर है? क्यों सर? काहे कि पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही करंट है, करंट के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, याद रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से करंट है, करंट के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। सर पोटेंशियल में डिफरेंस आता है तब तो करंट फ्लो करेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस आने के वजह से करंट फ्लो करता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब आपको पता है कि किसी भी इसको प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन बोलते हैं, तो किसी भी प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन को अगर हम इक्वलिटी इक्वेशन में लाना चाहते हैं तब हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहां पर भी हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए और उसका नाम क्या दे दिए? उसका नाम दे दिए R। ठीक, तो यहां से ओम्स लॉ आ गया हमको, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये बात पर हम आ जाते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, या फिर हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू क्या? V बाय I। ठीक, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा बात कि सर ये बात तो सब कुछ समझ में आ गया, ये तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ही बोलता है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ही बताइए कि सर प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन को अगर इक्वलिटी इक्वेशन में लाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कांस्टेंट शब्द का मतलब क्या होता है? मैथ में आप पढ़ेंगे, कांस्टेंट शब्द का मतलब होता है कि किसी भी हाल में वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब सर जो रेजिस्टेंस है वो अपना क्या है? कांस्टेंट है। ये R जो है वो अपना क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए तो V बराबर IR या फिर R बराबर V बटे I, ये चीज आ गया। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो अपना R है बाबू, ये R जो है दिस कांस्टेंट R, ये जो कांस्टेंट R है इसको हम लोग चाहे बोलते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक, या हम लोग सिंपली इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट ए गिवन टेम्परेचर। ये बात क्लियर हो गया। हम क्या बोले, जो अपना ये कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट को हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या सिंपली हम उसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं कंडक्टर का एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। ठीक, तो अभी हम सम अप करना चाहते हैं, हम क्या बोले? हम बोले क्या कि करंट जब फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही फ्लो करता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ ये बात बोलता है कि अगर आपका कंडक्टर का टेम्परेचर फिक्स है और फिजिकल कंडीशन जैसे खास करके लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और कंडक्टर किस मटेरियल से, किस सामान से बना है, वो सब फिक्स किए हैं, कंडक्टर को आप नहीं बदल रहे। समझिए, अगर आप कंडक्टर को नहीं बदल रहे हैं तो ओम्स लॉ बोलता है क्या कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो होगा वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। तो हम आपको बोले अगर प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन को इक्वलिटी इक्वेशन में लाना है तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किए तो V बराबर IR आ गया और R बराबर V बटे I आ गया। ठीक, अब एक बात आपको ध्यान में रखना है क्या कि सर ये R और V जो होता है ना, ये R और दोनों जगह ये वाला R और ये वाला R आपको भले देख के लग रहा होगा, यहां से आपको देख के लग रहा होगा कि अगर हम V को कांस्टेंट रखेंगे, I को बढ़ाएंगे तो हो सकता है R घटेगा बढ़ेगा, मैथमेटिकली आपको चीज देख के लग रहा होगा, लेकिन R जो होता है V और I पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो इस बात को आप याद रखिएगा, R डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन कंडक्टर। वो जो होता है वो हमेशा कंडक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर है मेरा बात? हम इसमें पूरा ओम्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो सर ये R होता है, भले आपको लग रहा होगा कि सर V और I इक्वलिटी दिया हुआ है, डिपेंड कर सकता है, मैथमेटिकली आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बात आया कहां से? ये बात तो हम कांस्टेंट अपने मन से लाए तब तो ये बात आया। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि V और I के बदलने से R में बदलना जरूरी नहीं है।
V और I के बदलने से R में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम कंडक्टर को बदल दिए, क्यों? काहे कि R डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आप किसी भी हद तक भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि R जो होता है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कंडक्टर पे। इस बात का ये मतलब हुआ कि सर अगर हम I को बढ़ा देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि R बढ़ेगा, या अगर हम V को बढ़ा देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि V बढ़े, R बढ़ेगा या घटेगा। तो सर R बढ़ेगा घटेगा कब? R बढ़ेगा घटेगा तब जब हम कंडक्टर को बदल देंगे। जब हम कंडक्टर को बदल देंगे तब R बदलेगा। V और I के बदलने से R नहीं बदलेगा। आपको देख के लगेगा मैथमेटिकली ऐसा है, लेकिन सर ये कांस्टेंट है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। तो कंडक्टर को अगर हम बदलेंगे तभी जाके R बदलेगा, V और I के बदलने से R नहीं बदलेगा। प्लीज रिमेंबर इट, किसी भी हाल में भूलिएगा मत इस बात को। तो होप सो आपको सारा बात समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां से पता चल गया हमको कि V बराबर IR होता है या R बराबर V बटे I। दोनों तरीका हमको तो इस तरीका से हम याद रखते हैं, आपको अगर दोनों तरीका चाहिए तो आप दोनों तरीका से लिख सकते हैं। तो R बराबर V बटे I, लेकिन याद रखना है कि R V और I भले रिलेशन में आया है, लेकिन R डिपेंड नहीं करता है V और I पे, इट डिपेंड करता है कंडक्टर पे। कंडक्टर बदलेंगे तो R बदलेगा, V और I के बदलने से R नहीं बदलेगा, ठीक। और दूसरा बात क्या कि R को क्या बोलते हैं, चाहे R को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं या सिंपल रेजिस्टेंस बोल देते हैं, सिंपली रेजिस्टेंस बोलते हैं किसी भी कंडक्टर का। कंडीशन इज दैट एट ए गिवन टेम्परेचर। होप सो सारा बात समझ में आया होगा। तो आप प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स मेकिंग में इसको भी ऐड कर लीजिए। वो बस जानकारी के लिए था, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बस जानकारी के लिए था कि सर यहां पर फिजिकल कंडीशन लिखे क्यों, इस वजह से बताया आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। हम ओम्स लॉ में क्या बोले कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा, या सिंपली बोलते हैं करंट जो फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडीशन इज दैट कि आपका टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए, ठीक है। आप अगर उसको बदल दीजिएगा तो आपका कंडक्टर बदल जाएगा, फिर बात परिभाषा कहानी सब बदल जाएगा, ठीक। उसके बाद जब हम मैथमेटिकली उस रिलेशन को देखें तो हम देखें कि V बराबर IR आ गया। तो R क्या होता है, R को हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। R जो होता है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता है। प्लीज रिमेंबर इट इन योर हार्ट। क्लियर है मेरा बात? R डिपेंड करता है कंडक्टर पे, कंडक्टर बदलेगा तो आपका क्या बदलेगा, R बदलेगा, ठीक। R के बारे में और बात करेंगे, और चीज जानेंगे, वक्त बढ़ेगा तब जाके और चीज जानेंगे। R से ही हमारा रिश्ता रहेगा और R को और एग्जागरेट करके हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्राफ बताना चाहता हूं। ग्राफ बिटवीन, मैं शॉर्ट में बिटवीन को इस तरह से लिखता हूं, बिटवीन V एंड I। आपको पता है V क्या है? यस सर, V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है? I है मेरा करंट, ठीक। तो एक बात इसमें आप ध्यान रखिएगा, द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ए स्ट्रेट लाइन, खास करके किसके लिए? हम लोग ओम्स पढ़ रहे हैं, ओम्स लॉ। तो ये सब कुछ सारा बात ओमिक कंडक्टर के लिए सिर्फ वैलिड रहेगा, ठीक। द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। समझिएगा, मैं बनाता हूं ग्राफ। जैसे मान लीजिए ये हम, एक मिनट, जैसे मान लीजिए हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ये ठीक। हम y एक्सिस की तरफ V लिए हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और x एक्सिस की तरफ करंट लिए हैं I, ठीक। तो हम आपको क्या बोले, जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करते हुए, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो मान लेते हैं किसी पॉइंट पे V1 पोटेंशियल था, किसी पॉइंट पे V2 पोटेंशियल था, किसी पॉइंट पे I1 करंट था, ठीक, और किसी पॉइंट पे I2 करंट था, ठीक। आप समझिएगा मेरी बात को। अगर हम इसको मिलाते हैं यहां से डिग 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 डिग, इस तरह से इस पॉइंट को हम मिलाते हैं,
ठीक। और किसी पॉइंट पे V2 पोटेंशियल था तो इसको हम इस तरह से किए, ये चीज हो गया, ठीक। मान लेते यहां पे मिला किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है V2, करंट कितना है I2, इस पॉइंट पे करंट पोटेंशियल कितना है V1, करंट कितना I1, ठीक। तो अब हम क्या किए, इस पॉइंट के थ्रू हम एक ऐसे करके लाइन बना लिए और इसको ज्वाइन कर लिए, ठीक। फॉर एग्जांपल ये एंगल मान लिए थीटा, इसको मान लिए A, इसको मान लिए B, इसको मान लिए C। क्लियर है मेरा बात? हम जो कर रहे हैं थोड़ा सा आप लाइन को अच्छे से बना लीजिएगा, ज्यादा क्लियर रहेगा, लाइक दिस। ठीक, क्लियर है? अच्छा, आप समझिएगा बात को, थोड़ा सा लाइन को अच्छे से, ठीक। ABC ट्रायंगल हो गया, आप समझिएगा, इन ट्रायंगल ABC। अगर हम आपसे थोड़ा सा ये बात पूछे ABC ट्रायंगल में, आपको पता है कि स्लोप क्या होता है? क्लास 9th में आप पढ़े हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, उसके बाद मोशन पढ़े हैं, तो इस सब में आपको पता है कि स्लोप क्या होता है? सर स्लोप होता है tan थीटा, ठीक। अच्छा, ये तो परपेंडिकुलर है, बढ़िया, ठीक। काहे कि y एक्सिस में ऐसे लाइन गया और एक्सिस में, तो आपस में दोनों परपेंडिकुलर होता है, ये बाय डिफॉल्ट बात पता है। तो स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? ABC ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है अपना? AC। अच्छा, बेस क्या है अपना सर? बेस क्या है अपना? BC। बढ़िया, ठीक, आप समझिएगा। क्या हम AC को ऐसे लिख सकते? यहां ही लिख देता हूं, ज्यादा क्लियर रहेगा। क्या हम AC को ऐसे लिख सकते हैं? समझिएगा, क्या हम AC को लिख सकते हैं इस तरह से कि यहां से यहां तक माइनस यहां, अरे AC का मतलब क्या हो गया? देखिएगा, इतना दूर का मतलब क्या हो गया? AC का मतलब क्या हो गया? AC ये है, ये भी AC होगा, तो ये बोल सकते हैं पूरा में से आधा को घटाएंगे, मतलब पूरा V2 में से V1 को घटाएंगे, तो ये चीज आ गया। तो यहां पर हम लिख रहे हैं V2 माइनस V1, ठीक। अच्छा, BC क्या है सर? BC I2 माइनस I1। अरे बाबू, I2 यहां है, I1 यहां तक है, तो इसमें अगर I2 में I1 घटा देंगे, देखिए घटा दिए, तो ये चीज आ गया। उसी तरह से वो क्या है आपको बताइएगा आप, कि पूरा V2 है, V2 में अगर आप V1 घटा देंगे, देखिए घटा दिए, तो V2 माइनस V1 आ गया, वही चीज है। तो BC को क्या लिख सकते हैं? I2 माइनस I1, ठीक, I2 माइनस I1। क्लियर है? तो हम इसको आगे क्या लिखेंगे? स्लोप। स्लोप मेरा आ गया सर, स्लोप मेरा आ गया क्या? V2 माइनस V1 को, पोटेंशियल डिफरेंस को भी ही लिख सकते हैं, और करंट का करंट ही लिख सकते हैं। तो आप बताइए, अभी तुरंत ओम्स लॉ जब लिखे थे तो आपको एक बात बताए थे कि V बटे I को हम कुछ बोलते हैं। आप रिलेशन याद रखिएगा इस तरह से, जैसे हमको आता था क्या? V बराबर I इंटू R आया था ना, तो R बराबर क्या आता था? V बटे I आता था। तो मेरा इसका मतलब यहां से डायरेक्टली हम इसको R से रिप्लेस कर सकते हैं। स्लोप बराबर मेरा R आ गया। तो इसमें एक बात बहुत अच्छा से याद रखना है, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज R बोलिए, या फिर हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया मेरा बात? तो हम आपको सिंपली जल्दी जल्दी बता देते हैं हम क्या बोले। हम बोले V और I का जो ग्राफ होता है वो ओमिक कंडक्टर के लिए, जो ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से पास होते हुए। बिल्कुल ये ओरिजिन है, आपको 0,0 ओरिजिन से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन गया, ठीक। तो हम मान लिए किसी भी पॉइंट पे, इस केस में मान लिए 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, एक पॉइंट ये है B, दूसरा पॉइंट A है, ठीक। A पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, मान लेते हैं V2। A पॉइंट पे कुछ ना कुछ करंट होगा, मान लेते हैं I2। B पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लेते हैं V1।
भी पॉइंट पे कुछ ना कुछ करंट होगा, मान लेते हैं I1, ठीक। तो हम वहां से ए बी इस लाइन को ज्वाइन किए और ABC ट्रायंगल बन गया। हम एक्चुअली जानना चाहते हैं कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ में दो बात पता करना है, तो ग्राफ कैसा होता है, दूसरा ग्राफ का स्लोप कैसा होता है। 9th से ही ये सब बात हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ग्राफ का जब हम स्लोप पता करना चाहे तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपको tan थीटा, ये सब बात आप रट चुके होंगे। स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और स्लोप हमेशा किसी भी चीज का टेंजेंट ऑफ दैट एंगल होता है, या सिंपल समझे आप tan थीटा होता है। तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, ये आपको पता है ना कि ये y एक्सिस है, ये एक्सिस का लाइन है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक। ABC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक, लिख दिए परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया सर, AC हो गया। बेस का मतलब क्या हो गया सर, BC हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब AC को क्या लिख सकते हैं, AC का एग्जैक्ट मेजर यही हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां इतना दूर को, सिर्फ समझिएगा मेरी बात को, सिर्फ इतना दूर को हम क्या लिख सकते हैं। आप बोलिएगा सर पूरा V2 है, यहां से यहां तक V2 है, V2 में V1 अगर आप घटा दोगे, इतना दूर घटा दोगे तो ये चीज आ जाएगा। तो वही हम बोले यहां से यहां तक V2, उसमें आप V1 घटा दोगे, यहां से यहां तक घटा दोगे तो ये चीज आ जाएगा, तो V2 माइनस V1। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट BC का मतलब ये हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक I2 और यहां से लेकर यहां तक I1, तो यहां से लेकर यहां तक I2 में यहां से लेकर यहां तक I1 घटा देंगे तो I2 माइनस I1 ये चीज आ जाएगा, वही चीज लिखे I2 माइनस I1। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो अंतर होता है उसी को तो भी बोल देते हैं सर, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, या डेल्टा भी बोल सकते हैं, या करंट का अंतर जो हो गया उसको I बोल दिए, ठीक। कुछ ना, करंट का अंतर तो मास थोड़ी आ जाएगा, करंटे ना आएगा, करंट लिख दिया यहाँ। तो हमको पता चल गया कि सर हम ओम्स लॉ के द्वारा एक रिलेशन देखे थे कि R बराबर V बटे I होता है, तो V बटे I का मतलब हो गया R। क्लियर हो गया मेरा बात, समझ में आ गया कि जब मेरा ग्राफ हमको बताना है V वर्सेस I में, तब जाके मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, स्लोप मेरा रेजिस्टेंस हो जाता है। ये बात क्लियर है, पक्का। अच्छा, इसी में एक स्लोप कभी घुमा के दिया जा सकता है, वो भी मैं आपको चाहता हूं करा दूंगा, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई एम रियली सॉरी कि थोड़ा सा लूजनेस है मेरे अंदर, कारण कि इतना गर्मी है यहाँ पर जिसको बयां नहीं किया जा सकता है शब्दों में, बहुत ज्यादा गर्मी है, बट क्या करें, पढ़ाना है। तो अब क्या है कि अब मैं उस जो ग्राफ को बताया, जब ग्राफ V और I वाला था, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, वो सब किए हम सारा बात। उस ग्राफ में क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा यहां था, आप देखिएगा अपने नोट्स में, उस ग्राफ में V यहां पर था, I यहां पर था। यह कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस Y एक्सिस की तरफ था उस ग्राफ में, और करंट जो है X एक्सिस की तरफ था। बस इसको हम इंटरचेंज कर दिए, उल्टा कर दिए। क्या किया, अब हम जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले मेरा Y एक्सिस की तरफ था उसको X एक्सिस की तरफ लेकर आ गए, और जो करंट मेरा X एक्सिस की तरफ था उसको Y एक्सिस की तरफ लेकर आ गए। तो प्रैक्टिस से, पर्सपेक्टिव से हमको चीज भी क्लियर हो जाएगा, तो इसका स्लोप क्या आता है, ठीक। तो देखते हैं, फिर से वही काम करेंगे, क्या, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में, ठीक। आप हमको बताइए, आप रट ही लिए हैं, क्या रट लिए हैं सर, आपका जो स्लोप होता है सर, आपका जो स्लोप होता है वो क्या होता है सर, वो होता है tan थीटा। क्लियर है। ABC ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, आपका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, tan थीटा, ठीक। अच्छा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, परपेंडिकुलर बाय बेस, इतना रटा हुआ रहता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, ABC ट्रायंगल को आप देखिएगा, ABC ट्रायंगल को परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर कौन है, ABC ट्रायंगल में ये वाला। तो क्या हम इसको AC लिख सकते हैं, बढ़िया। अच्छा, बेस क्या है मेरा सर, ये वाला, तो इसको क्या हम BC लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आप खुद बताइए, AC का मतलब क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक I2 और यहां से लेकर यहां तक I1, तो इसका मतलब पूरा I2 में से इतना दूर I1 घटा देंगे तो AC आ गया। तो हम इसको लिख रहे हैं क्या, I2 माइनस का I1 बटे का। अच्छा, बेस BC क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक क्या, V2, और यहां से लेकर यहां तक क्या, V1। तो इतना दूर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा V2 में इतना दूर V1 घटाना पड़ेगा, ये चीज आ जाएगा। तो हम यहां से लिख दिए V2 माइनस V1। क्लियर है। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं कि अरे सर चेंज जो आएगा, जो भी आएगा वो करंट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आएगा V आएगा। अब बताइए ये क्या होगा,
तो सर आप देख रहे हैं कि V बटे I क्या होता था R। तो जैसे ही आप इधर वाला को उल्टा कर देंगे तो I ऊपर चला जाएगा, V नीचे आ जाएगा, तो ये भी ना उल्टा हो जाएगा 1 बटे R। तो इस बार क्या है, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे गए, तो I बटे V, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे R लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर द स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ, या आप ऐसे समझो, इसको भी मत लिखो, इसको लिखो I वर्सेस V ग्राफ इज 1 बटे R लिखो, या फिर हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इसका एक अपना एक पार्टिकुलर टर्म होता है, लेकिन अभी नहीं डिफाइन किए, तो इस वजह से हम नहीं बोलेंगे। बस हम आपको पहचानवाना चाहते हैं कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर था, करंट यहां पर था, तब स्लोप आपको रेजिस्टेंस मिल रहा था, लेकिन जब करंट यहां पर है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है, तब जाके स्लोप आपको 1 बटे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप रटिए मत, इस बात को आप समझिएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस उधर है, अगर आप समझ गए तो आप खुद भी चीज को निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगा। बट अगर मान लीजिए बाय चांस आप निकालना नहीं चाहते हैं, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो स्लोप होगा, अगर I ऊपर होगा, V नीचे होगा, तो 1 बटे R होगा। और इससे पहले वाला केस, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर था, करंट यहां पर था, तब जो स्लोप होगा वो आपका स्लोप रेजिस्टेंस होगा। ठीक, तो ग्राफ और जब कि आपका ओम्स लॉ में जितना भी थियोरेटिकल बात था, ये मैं अपने आप से अपनी तरफ से बता दिया हूं। ठीक, मैं एक बात और बोलूंगा आपको कि आपको ओम्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि सर ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस आता है मेरा, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो सिर्फ का सिर्फ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। कंडक्टर का मटेरियल कैसा है, कंडक्टर का लेंथ कैसा है, कंडक्टर किस टेम्परेचर पे रखा गया, इस सब बात पे डिपेंड करता है। अगर मैथमेटिकली रिलेशन आप देख रहे हैं कि R बराबर V बटे I आता है, लेकिन ना R V पे डिपेंड करता है, ना R I पे डिपेंड करता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जो रेसिस्टेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे देखने में लग रहा है यहां पर, लेकिन डिपेंड नहीं करता है। मैं 10 बार इसी बात को एक लेक्चर में बोल चुका हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ का सिर्फ डिपेंड करता है किस बात पे, वो सिर्फ का सिर्फ डिपेंड करता है कंडक्टर। ठीक, तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम ओम्स लॉ से जुड़े हुए कुछ छोटा मोटा सवाल कराएंगे आपको, जो थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं एग्जाम में आए हैं, और उसके बाद डायरेक्टली जाके रेजिस्टेंस क्या होता है और किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। क्यों? काहे कि हम लोग का एक नया टर्म आ गया है रेजिस्टेंस। क्यों? काहे कि सर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बढ़िया से पढ़ चुके हैं, अच्छा से फील हो चुका है, करंट के बारे में बहुत अच्छा से फील करा दिया। अब एक नया टर्म आ गया है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं जैसा हमेशा आपको बोलता हूँ, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, बस खुश रहिए। खुश रहने पे आपका पूरा हक है, आप खुश रहिए और कम से कम आप अपने बारे में अच्छा सोचिए और पॉजिटिव सोचिए। आज आप नहीं है, अच्छा या बुरा वो अलग बात है। जैसे बचपन में आपके लिए छोटा सा खिलौना मायने नहीं रख रहा था, लेकिन उस खिलौना के लिए आप एक हद तक पागल थे, आज वो सब चीज आपके लिए मायने नहीं रख रहा है। ठीक, सिमिलरली आपका जो आज सर्कमस्टेंसेस है, आज जिस परिस्थिति में, वो भी परमानेंट नहीं रहने वाला, वो एक समय के बाद बदल जाने वाला और बेहतर होने वाला है। लेकिन बेहतर तब होगा जब आप ये बात मानेंगे कि बेहतर होगा। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं दिल से सॉरी बोलता हूं आपको इस बात के लिए कि थोड़ा सा आज मेरे अंदर में एनर्जी का कमी था, क्योंकि मैं आपको यही बोलूंगा कि सर गर्मी इतना ज्यादा है कि मैं बयां नहीं कर सकता हूं, और चूंकि मैं जिस रूम में पढ़ाता हूं, जिस फ्लैट में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर पंखा नहीं है, और पंखा अगर यूज़ करके पढ़ाऊंगा तो शायद आपको आवाज़ आने में परेशानी हो, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और दोनों तरफ से जब थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ होगा चीज़, तो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगा और एक बेहतर फ्रीक्वेंसी आगे हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए एंड थैंक यू। प्लीज़ नोट कर लीजिए आप। अगर आपको थोड़ा सा कोई टॉपिक में मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है तो मैं बोल देता हूँ, कुछ छिपाने का है नहीं, बस यहाँ रहना भी नहीं है हमेशा, और जब जाना है तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे।
कुछ रखना ही नहीं है मन में। तो जो था मैं आपको बोल दिया। अगर किसी पॉइंट में या किसी चीज में आज के लेक्चर में खास करके मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ चीज है कि जो आप चाहते हैं कि सर फिर से आप समझा दीजिए, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% फिर से वो बात समझाऊंगा। ठीक, तो फिलहाल के लिए थैंक यू।